रहीम स्टार्ट करते हैं गैटिंग चैप्टर नंबर 65 की पार्ट 2 की वीडियो, जिसमें इंशाल्लाह हमने गैस्ट्रिक सिक्रीशन को डिस्कस करना है। स्टमक के अंदर हमारे पास एक तो होते हैं म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, ठीक है। ये तो एक सेल पे कंसिस्ट करने वाले ग्लैंड्स हैं। जो हमने ग्लैंड्स की टाइप पढ़ी थी तो हमने कहा था एक होता है जो कि सिंगल सेल बेस्ड ग्लैंड्स होते हैं, ये म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, जो हम गॉबलेट सुबह कहते हैं। ये तो बात हो गई आसान। फिर अगर हम ट्यूबुलर ग्लैंड्स की बात करें तो स्टमक के अंदर दो तरह के ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं। एक ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स, जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं, एसिड फॉर्मिंग ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है। तीन नाम है, ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एसिड फॉर्मिंग ग्लैंड। और दूसरे हैं हमारे पास पाइलोरिक ग्लैंड्स, ठीक है। तो दो तरह के ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं हमारी स्टमक की वॉल के अंदर। अगर इन दोनों ग्लैंड की सिक्रीशन की बात की जाए तो ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स की चार सिक्रीशन है: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन, इंट्रिंसिक फैक्टर और म्यूकस। जबकि पाइलोरिक ग्लैंड्स की दो ही सिक्रीशन होती हैं, एक तो म्यूकोसा मतलब म्यूकस है, ठीक है, बहुत ज्यादा सारा म्यूकस रिलीज कर रही होती है, और दूसरा गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज कर रही होती है। डन हो गई बात। सिक्रीशंस के बाद अगर हम लोकेशंस की बात करें तो स्टमक का जो प्रॉक्सिमल 80% पोर्शन है, जिसमें ये फंडस वाला पोर्शन आता है हमारे पास और ये बॉडी वाला पोर्शन आता है, यहाँ पे हमारे पास ज्यादातर ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स मौजूद हैं, ठीक है। ज्यादातर ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स मौजूद हैं, जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। और जो डिस्टल 20% पोर्शन होता है, इसमें हमारे पास ज्यादातर पैराइटल ग्लैंड्स मौजूद हैं। डन हो गई बात। तो ये हमने लोकेशन भी देख ली। अब हम इन दोनों ग्लैंड्स की डिटेल्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स को। अच्छा, ये जो ऑक्जेंटिक ग्लैंड है, मिसाल के तौर पे ये अगर आपके पास एक ट्यूबुलर ग्लैंड है तो ये ट्यूबुलर ग्लैंड के अंदर कई सेल्स होंगे ना, बहुत सारे सेल्स मिलकर बना रहे होंगे। तो इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक अलग ऑक्जेंटिक ग्लैंड की डायग्राम है, तो आप इसमें देख सकते हैं 3 टाइप ऑफ सेल्स हैं। एक है म्यूकस सेल्स, ये नाम से जाहिर है म्यूकस रिलीज कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरे हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, पूरे ग्लैंड का नाम भी ऑक्जेंटिक ग्लैंड है, और उस ग्लैंड में ये जो सेल्स हैं जिनका काम HCl का रिलीज होता है, इनको हम ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं या पैराइटल सेल्स कहते हैं, ठीक है। और तीसरे सेल्स आते हैं हमारे पास पेप्टिक सेल्स, जिनको हम चीफ सेल्स भी कहते हैं, ठीक। पेप्टिक सेल्स का काम होता है पेप्सिनोजन को रिलीज करना। डन हो गई बात। ऑक्जेंटिक सेल्स का काम HCl के अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करना भी होता है। तो हमारे पास 4 सिक्रीशन हो गई। म्यूकस सेल्स ने म्यूकस को रिलीज करना है, ऑक्जेंटिक सेल्स ने इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl को रिलीज करना है, और पेप्टिक सेल्स ने पेप्सिनोजन को रिलीज करना है। लोकेशन को भी देखिएगा। जो आपके पास ये वाला स्टार्टिंग पोर्शन है ना, ये होती है नेक ऑफ द ग्लैंड, ठीक है। तो म्यूकस सेल्स आपके पास नेक में मौजूद होते हैं, इसलिए हम इनको म्यूकस नेक सेल्स भी कहते हैं। उसके बाद आ रहे हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, और फिर सबसे डीप आपके पास कौन से आ रहे हैं? पैराइटल सेल्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम एक एक सेल की डिटेल को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये ऑक्जेंटिक सेल्स HCl किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप कंसिडर कीजिएगा, जिस तरह ये आपके पास एक ट्यूबुलर ग्लैंड है ना, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये ट्यूबुलर ग्लैंड, ठीक है। इसकी वॉल का एक छोटा सा पोर्शन मैं इनलार्ज करके देख रहा हूं, बड़ा करके, ठीक है। तो ये उन्होंने इनलार्ज किया हुआ है एक छोटे से पोर्शन को। इसमें आप देख सकते हैं ये म्यूकस सेल्स हैं, ये म्यूकस सेल्स हैं, ये भी म्यूकस सेल्स हैं, ठीक है। और ये बीच में कौन सा सेल आ गया? ऑक्जेंटिक सेल, ठीक होगी बात। तो ये ऑक्जेंटिक सेल के स्ट्रक्चर को उन्होंने लार्ज करके शो करना था, इसलिए उन्होंने इस ग्लैंड की वॉल के एक छोटे से हिस्से को बड़ा सारा करके आपको दिखा दिया। डन हो गई बात। अब हमने समझना ये है कि ये जो ऑक्जेंटिक सेल है, ये बेसिकली HCl को किस तरह से फॉर्म कर रहा है। जाहिर बात है, ये अगर HCl फॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है बहुत ही लो pH चीज प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत ही हाई हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये कैनेलिक्यूली मौजूद है, ठीक है। तो ये एक मतलब खाली जगह मौजूद है, इसके अंदर कैनेलिक्यूली। तो जो भी इसके अंदर सिक्रीशन होती है, ये सेल अपनी सिक्रीशन बना के ये कैनेलिक्यूली में रिलीज कर देता है, और फिर कैनेलिक्यूली से वो सिक्रीशन बाहर निकल जाती है हमारे पास ल्यूमेन में। ये जारी बात है, हमारे पास स्टमक का ल्यूमेन है, इस तरफ स्टमक का ल्यूमेन मौजूद है, और ये आपके पास नीचे फिर स्टमक की वॉल शॉल है, मसल आ जाएंगे, ब्लड वेसल आ जाएंगी, इधर आपके पास ब्लड वेसल गुजर रही होंगी, ये वो सारा कुछ है। डन हो गई बात। अब हम देखने लगे हैं। अच्छा, एक चीज में रखिएगा, ये जो इस सेल की जो मेम्ब्रेन इस तरफ है ना, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ है, या इस सेल की वो मेम्ब्रेन जो कि ब्लड वेसल्स की तरफ है, इसको हम कहते हैं बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो दूसरी मेम्ब्रेन है जो कि कैनेलिक्यूली की तरफ है, वो लुमेन की तरफ है, उसको एपिकल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, या मतलब वो लुमेन की तरफ है। सिंपल सी बात हो गई। डन हो गई बात। अब हम समझने लगे हैं कि किस तरह से ये ऑक्जेंटिक ग्लैंड इतनी ज्यादा HCl रिलीज करता है, ये अपनी कैनेलिक्यूली में HCl किस तरह से पहुंचाता है। डन हो गई। तो अब हमें इस ऑक्जेंटिक ग्लैंड की इस शेप को आप इग्नोर कर दें, इसकी शेप हमने कुछ इस तरह से कर दी, ठीक है। बाद ये हमारे पास वही पैराइटल सेल है या ऑक्जेंटिक सेल है,
जिसके एक तरफ आपके पास कैनालिक्यूली मौजूद है और दूसरी तरफ ब्लड वेसल वगैरह मौजूद है। ऑलराइट, अब हम स्टेप्स को देखने लगे हैं। अब हम फंक्शनिंग को देखते हैं। सबसे पहले इस पैराइटल सेल के अंदर हम H2O को ब्रेक करते हैं। जब H2O को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास बनता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक होगी बात, हाइड्रोजन बन गया। इस हाइड्रोजन आयन को हम पंप कर देते हैं ल्यूमेन के अंदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप। ठीक है, ये हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बाहर निकाल देगा, कैनालिक्यूली में निकाल देगा, ल्यूमेन में निकाल देगा और ल्यूमेन से पोटेशियम को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अंदर ले आता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो हाइड्रोजन की एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी और ये आ जाएगा कैनालिक्यूली में, और पोटेशियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगी और वो आ जाएगा सेल के अंदर। सही हो गई बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, हाइड्रोजन को बाहर भेजा, पोटेशियम को हमने अंदर भेज दिया। ये तो हमने एक पंप को देख लिया। दूसरी तरफ देखें, बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पे हमारे पास होता है सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा देगा। पंप का नाम आ जाएगा तो आपको पता चलेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सही है, एटीपी का यूजेज है। ये पोटेशियम को अंदर मूव करवाता है और सोडियम को बाहर मूव करवा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, हाइड्रोजन जा रही थी ल्यूमेन में और पोटेशियम जा रहा था सेल के अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम जा रही है ब्लड के अंदर और पोटेशियम हमारा सेल के अंदर। तो एक बात नोट करें, पोटेशियम तो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई। ये वाला पंप भी पोटेशियम को अंदर ला रहा है, ये वाला पंप भी पोटेशियम को अंदर ला रहा है। जब पोटेशियम सेल के अंदर इंक्रीज कर जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, तो कुछ पोटेशियम लीक करके ल्यूमेन में चली जाती है। जो उन्होंने यहाँ भी शो किया, भाई ये पोटेशियम लीक करके जा रही है ल्यूमेन के अंदर। लेकिन कोई मसला नहीं, जो लीक करके ल्यूमेन में जाएगी हम उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अंदर ले आएंगे, क्योंकि ये पंप तो हमारे पास ऑलरेडी काम कर ही रहा है, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहा है पोटेशियम की फ्रॉम द ल्यूमेन टू द सेल। सही है, तो एक तो पोटेशियम सेल के अंदर ज़्यादा हो रही थी, हमने बताया वो लीक कर रही है और फिर वापस लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सोडियम सेल के अंदर कम हो रही है, क्योंकि सोडियम को बाहर निकाला जा रहा है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो सोडियम सेल के अंदर कम हो रही है। अब चूंकि सोडियम सेल के अंदर कम हो रही है तो ल्यूमेन से सोडियम की डिफ्यूजन होती है इनसाइड द सेल। सोडियम की डिफ्यूजन इनसाइड द सेल और फिर हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको सेल से निकाल दिया। तो अल्टीमेटली ल्यूमेन के अंदर सोडियम डिक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। सही हो गई बात। तो यहाँ तक हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए। एक हमने हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप पढ़ा, फिर सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप पढ़ा, और एक चीज़ हमने समझ ली कि जो सोडियम है वो ल्यूमेन से डिफ्यूज करके अंदर आता चला जा रहा है और अल्टीमेटली हम उसको बाहर निकाल देते हैं, सेल के अंदर से भी बाहर निकाल देते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, सबसे पहले क्या कहा था हमने, वाटर को तोड़ के हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड बनाया था। ठीक है, हाइड्रोजन तो चलो हमने बाहर हाइड्रोक्साइड का क्या करें, ये हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल के बना देता है बाइकार्बोनेट आयन। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी, या तो ब्लड से आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, या इस पैराइटल सेल के अपने मेटाबॉलिज्म की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। मेटाबॉलिज्म में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ना। ठीक है, तो कहीं से भी आ गई, 2 सोर्सेज हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 जहाँ से भी आ गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर बनाएगी बाइकार्बोनेट। और जारी बात है, बाइकार्बोनेट के फॉर्मेशन में जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आरबीसीज के अंदर हम इस एंजाइम को बार बार पढ़ रहे होते हैं। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से हमारे पास बन गया बाइकार्बोनेट। अब सेल के अंदर भाईजान बहुत ज़्यादा सारा बाइकार्बोनेट बन रहा है। हम इस बाइकार्बोनेट को मूव करवा देते हैं बाहर की तरफ। हम इस बाइकार्बोनेट को बेजोलेटरल मेम्ब्रेन के थ्रू निकाल दिया हमने, इसको भेज दिया ब्लड में। अब चैनल देखें, जब बाइकार्बोनेट ब्लड में जा रहा है तो उसके एक्सचेंज में क्लोराइड अंदर आ जाता है। बाइकार्बोनेट पैराडाइज से निकल गया, क्लोराइड अंदर आ गया, क्योंकि न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना ना, वो भी तो मेंटेन करनी होती है। हम एक नेगेटिव आयन निकाल रहे हैं, एक नेगेटिव आयन दाखिल करवा रहे हैं। सही होगी बात। बाइकार्बोनेट सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया था तो उसको निकाल दिया, क्लोराइड को हम अंदर ले आए। अब जब क्लोराइड को अंदर ले आएंगे तो इस सेल के अंदर क्लोराइड इंक्रीज करता चला जा रहा है। ये क्लोराइड मोहतरम यहाँ से आ जाते हैं ल्यूमेन के अंदर। तो ओवरऑल अगर आप ल्यूमेन में नोट करें तो 2 आइंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर 1 हाइड्रोजन आइंस जिसके हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे, और नंबर 2 ये क्लोराइड आइंस। ठीक है, तो एक दफ़ा अगर मैं इसको रिपीट कर दूँ, हमने वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोजन की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा दी ल्यूमेन में, जबकि हाइड्रोक्साइड ने बनवाया बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट हमने बेजोलेटरल में से निकाला, उसके बदले क्लोराइड लिया, और क्लोराइड को भी अब हम ल्यूमेन में डालते चले जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। तो ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन और क्लोराइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। सोडियम निकल गया, वो सारी बातें अलग हैं। तो एक देखिएगा, ये उन्होंने शो कर दिया, क्लोराइड जो है वो कहाँ से आ रहा है, ब्लड से आ रहा है। पहले सेल के अंदर आता है और फिर सेल से वो यहाँ पे ऐसे चला जा रहा है। एक ये चीज़ हो गई है, और दूसरा हम देख रहे हैं कि
ये हाइड्रोजन की एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। ये दो चीजें, हाइड्रोजन और क्लोराइड, जब ल्यूमन में ज्यादा हो जाएगा तो ल्यूमन में HCl प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तो इसी वजह से यहाँ पे HCl की प्रोडक्शन हो जाती है। अच्छा, अब एक और चीज देखें, ल्यूमेन के अंदर जब हम आयंस की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा करवा रहे हैं तो वाटर भी चाहेगा कि वो ऑस्मोसिस के थ्रू आपके ल्यूमेन में आ जाए, तो वाटर का भी ऑस्मोसिस होता है, वो लिवर के अंदर आ जाता है और यहाँ हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना शुरू हो गया है। लेकिन एक बात देखो, हमने हाइड्रोजन आयंस की बहुत हाई कंसंट्रेशन रखी हुई है, ठीक है, ये अल्टीमेटली बन जाएगा और फिर ये आपके पास यहाँ से ये कनालिक्यूली में HCl बन जाएगा और फिर रिलीज हो जाएगा आपके स्टमक के अंदर। अब इतनी स्टमक में हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस रखनी है, बड़ा ज़रूरी है कि हम ये चेक करें कि ये हाइड्रोजन आयंस कहीं डिफ्यूज होकर वापस न चले जाए सेल्स में। तो दो चीज़ें होती हैं इस हाइड्रोजन आयंस की बैक लीक को रोकने के लिए। नंबर एक, गैस्ट्रिक बैरियर, ठीक है, आपके पास पूरी म्यूकस की लेयर है, वो उसको वापस नहीं जाने देती, वो अल्कलाइन होती है, वो रोक लेती है, वो हाइड्रोजन आयंस को रोक। नंबर दो, टाइट जंक्शन बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स के बीच में कोई खाली जगह ही नहीं होती जहाँ से हाइड्रोजन गुजर सके। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो कि बैक लीक ऑफ हाइड्रोजन को रोक रही हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि ऑक्जेंटिक सेल्स HCl की रिलीज किस तरह से कर रहे हैं, डानो की बात। फिर वो बता रहे हैं कि मुख्तलिफ फैक्टर्स स्टिमुलेट किस तरह करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को। अगर हम एसिटाइलकोलिन देखें तो एसिटाइलकोलिन तकरीबन सारे सिक्रीशंस को बढ़ा रहे हैं, पेप्सिनोजन की सिक्रीशन भी बढ़ाएंगे, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन को भी बढ़ाएंगे, पैराइटल सेल्स, म्यूकस सिक्रीशन, सारे सिक्रीशन को तकरीबन बढ़ाते हैं, ठीक है। एसिटाइलकोलिन पता है ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से आ रहा है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें पता है सिक्रीशंस को, मोटिलिटी को, GIT की हर चीज़ को बढ़ाता ही है, डानो के बाद। तो एसिटाइलकोलिन तो ये करता है, जबकि हिस्टामीन और गैस्ट्रिन को देखा जाए तो ये पैराइटल सेल से रिलीज होने वाले एसिड की सिक्रीशन को तो बहुत बढ़ाते हैं, बाकी चीज़ों को बस थोड़ा बहुत ही बढ़ाते हैं, कोई खास ज़्यादा इंक्रीज नहीं करते। डन हो के बाद यहाँ तक हमने डिटेल से डिस्कस कर ली HCl की सिक्रीशन और उसकी थोड़ी बहुत रेगुलेशन भी देख ली। फिर आता है सिक्रीशन एंड एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन कौन से सेल्स रिलीज कर रहे होंगे? पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल्स जिनको हमने कहा था वो रिलीज करते हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है, हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं, ये स्प्लिट करके फॉर्म हो जाता है पेप्सिन, और पेप्सिन एक्टिव है। पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। अच्छा, ये जो पेप्सिनोजन ब्रेक हुई है और कन्वर्ट हुई है पेप्सिन में, इस ब्रेक डाउन के लिए क्या चीज जरूरी है? ये ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ HCl। तो स्टमक का जो HCl है वो बड़ा जरूरी है, वो आपके पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने में एक अहम किरदार अदा करता है, ठीक है की बात। तो एक तो HCl बहुत जरूरी है इस पेप्सिनोजन को ब्रेक करके पेप्सिन फॉर्म करने के लिए, और दूसरा इस पेप्सिन को अपनी वर्किंग के लिए भी बड़ी लो pH चाहिए होती है। पेप्सिन की वर्किंग होती है 1.8 to 3.5 pH, यानी एक्सट्रीमली एसिडिक pH में, और अगर आपने pH बढ़ा दी, आपने pH 5 से ज़्यादा कर दी तो फिर पेप्सिन काम ही नहीं करता। तो HCl जो स्टमक का है वो बहुत ज़रूरी है दो वजूहात से। नंबर एक, पेप्सिनोजन को तोड़ के पेप्सिन बनाने के लिए, और नंबर दो, पेप्सिन को उसकी वर्किंग के लिए एक अच्छा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए HCl ज़रूरी है। डन हो की बात। तीसरा पर देखते हैं हम इंट्रिंसिक फैक्टर बाय पैराइटल सेल्स। ये जो पैराइटल सेल्स थे मैंने आपको बताया था कि इसकी दो सिक्रीशन होती है, एक HCl जिसको हमने तफसील से देख लिया, दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर। तो पैराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज करते हैं। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए जिसमें ये पैराइटल सेल्स डैमेज हो जाए तो एक तो वहां पे मसला क्या होगा? एक्लोरोहाइड्रिया, हाइड्रिया, यानी कि आपके पास लैक ऑफ स्टमक एसिड सिक्रीशन हो गई है। जाहिर बात है HCl रिलीज नहीं हो रहा तो स्टमक के अंदर एसिड कम हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इंट्रिंसिक फैक्टर भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये सेल इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज कर रहे थे। जब इंट्रिंसिक फैक्टर कम होगा तो इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होता है? विटामिन B की एब्जॉर्प्शन करवाना। तो जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो RBCs की मैच्योरेशन नहीं हो सकेगी और एज अ रिजल्ट पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। तो जब ये सेल्स डैमेज होते हैं तो सिर्फ एक्लोरहाइड्रिया नहीं होता बल्कि पर्नीशियस एनीमिया भी हो जाता है। यही सिंपल सी बात है जो यहाँ पे उन्होंने बता दी है। डाउन की बात, यहाँ तक कंप्लीट होते हैं हमारे ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स। हमने ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स के पैराइटल सेल्स यानी ऑक्जेंटिक सेल से आने वाले HCl की सिक्रीशन को भी देख लिया, इंट्रिंसिक फैक्टर को भी देख लिया, और पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल से आने वाली पेप्सिनोजन को भी देख लिया। बाकी म्यूकस सेल से आने वाला म्यूकस है, उसमें कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। डन के बाद अब दूसरी टाइप ऑफ ग्लैंड्स की तरफ आते हैं, यानी कि पाइलोरिक ग्लैंड्स की तरफ, जो क्या क्या रिलीज करते हैं? एक तो म्यूकस और दूसरा गैस्ट्रिन। ये दो चीजें उन्होंने रिलीज करनी है। बात वो ये बता रहे हैं, ये जो पाइलोरिक ग्लैंड्स है ना, इनका स्ट्रक्चर भी ऑक्जेंटिक ग्लैंड से बहुत सिमिलर होता है। अलबत्ता पाइलोरिक ग्लैंड के अंदर ये म्यूकस सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसकी मेजर सिक्रीशन है म्यूकस, और ऑक्जेंटिक सेल्स भी थोड़े बहुत होते हैं लेकिन बहुत थोड़े, और पेप्टिक सेल्स तो ना होने के बराबर होते हैं, नहीं होते इसके अंदर, ठीक है। स्ट्रक्चर सिमिलर है, म्यूकस सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे, ऑक्जेंटिक सेल्स बराए नाम और पेप्टिक सेल्स तो समझो होते ही नहीं है।
उसके अलावा इसके पास गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करने के लिए एंजाइम्स होंगे। सही हो गई बात। तो कोई इसमें ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़नी हमने, यही बात है पाइलोरिक ग्लैंड के बारे में। और आखिर में आते हैं हम सरफेस म्यूकस सेल्स के बारे में। सरफेस म्यूकस सेल्स आपके पास सिंपल सी बात है, सरफेस में मौजूद सेल्स होते हैं जिन्होंने म्यूकस को रिलीज करना है। बस म्यूकस के थोड़े बहुत फायदे देख लें। एक तो म्यूकस प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है आपकी वॉल्स को, जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा सा एल्कलाइन नेचर होती है। और दूसरा वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि जो भी फूड है वो आराम से स्लिप होकर वो आगे जा सके, कोई फ्रिक्शन का सामना ना करना पड़े। और फिर यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि ये जो है ना ये हल्का सा एल्कलाइन होता है, तो ये स्टमक में जो इतनी ज़बरदस्त एसिडिटी है ना उससे स्टमक की वॉल्स को बचा लेता है। अगर स्टमक की वॉल्स तक हल्का सा भी एसिड पहुंच जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा इन ग्लैंड्स की ये जो सरफेस म्यूकस सेल्स हैं इनकी सिक्रीशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। स्टमक कहता है यार खुदा का वास्ता है एसिड मेरे तक पहुंच गया, तुम्हारी कमी हो रही है, ठीक है। तो जब इसकी कमी होती है यानी थोड़ा सा भी एसिड स्टमक की वॉल तक पहुंच जाए तो ये इसकी सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ध्यान की बात। आगे आती है हमारे पास स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। एचसीएल को अगर देखा जाए तो वो सिर्फ पैराइटल सेल से रिलीज हो रहा है, यानी कि जो इस ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स के पैराइटल सेल्स थे जिनको हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं, सिर्फ यहाँ से एचसीएल का रिलीज होता है, ठीक है। और एचसीएल का रिलीज किन चीज़ों से रेगुलेट हो रहा है? एंडोक्राइन सिग्नल से, नर्वस सिग्नल से। उसके अलावा इसको रेगुलेट करने के लिए एक और सेल्स है जिनका नाम है एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स। ये सेल्स भी इसी ग्लैंड के अंदर ही होते हैं। ये जो हमारे पास ऑक्जेंटिक ग्लैंड है या पैराइटल ग्लैंड है, इसी ग्लैंड के अंदर हमारे पास एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स भी होते हैं, ठीक है। ये एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स जो हैं ये रिलीज करते हैं हिस्टामीन, और इनकी रिलीज की हुई हिस्टामीन ऑक्जेंटिक सेल्स को स्टिमुलेट करती है कि भाई तुम अपनी एचसीएल सिक्रीशन इंक्रीज करो। तो भाई सवाल ये पैदा होता है कि ये एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स जो हैं इनको क्या आफत आई है जो इन्होंने उसको स्टिमुलेट करना शुरू कर दी है। यानी कि ये खुद किस चीज़ से स्टिमुलेट होते हैं? तो ये खुद स्टिमुलेट होते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन से। वही गैस्ट्रिन हार्मोन जो हमने कहा था पाइलोरिक ग्लैंड म्यूकस और गैस्ट्रिन रिलीज कर रहा था ना, तो ये जो गैस्ट्रिन होता है ये स्टिमुलेट करता है एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स को, और एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स हिस्टामीन रिलीज करते हैं। हिस्टामीन हमारे पैराइटल सेल्स को यानी कि एचसीएल प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है। डन हो गई बात। गैस्ट्रिन के बारे में अगर थोड़ी सी बेसिक्स देखी जाए तो ये गैस्ट्रिन हमारे पाइलोरिक ग्लैंड्स के जी सेल्स से रिलीज होता है, यानी पाइलोरिक ग्लैंड के जिन सेल्स से रिलीज होते हैं वो जी सेल्स हैं। और पाइलोरिक ग्लैंड आपको पता है स्टमक का जो पाइलोरिक रीजन होता है यानी स्टमक का डिस्टल 20% रीजन होता है, यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ज़्यादा गैस्ट्रिन की सिक्रीशन हो रही है। अब जब आपने बात को समझना है, एक इंसान में जब प्रोटीन ज़्यादा होती है ना, मतलब जब उसने डाइट ली उस डाइट के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है, ये प्रोटीन कंटेंट गैस्ट्रिन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ये प्रोटीन कंटेंट जी सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है कि भाई ज़्यादा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करो। अब इंसान ने प्रोटीन डाइट खाई, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट हो गया। ये गैस्ट्रिन स्टिमुलेट होकर क्या करेगा? एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स हिस्टामीन प्रोड्यूस करेंगे। हिस्टामीन प्रोड्यूस होगी तो पैराइटल सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगे और एचसीएल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो एचसीएल की प्रोडक्शन जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी थी वो हमारे पास इंक्रीज कर गई। तो मकसद तो हल हो गया ना, फूड में प्रोटीन ज़्यादा आई थी, हमने एचसीएल की प्रोडक्शन को बढ़ा लिया। लेकिन क्या प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए सिर्फ एचसीएल चाहिए? नहीं, बेसिक जो एंजाइम पेप्सिनोजन वो भी चाहिए। तो फिर पेप्सिनोजन किस किस तरह से रेगुलेट हो रहा है? तो पेप्सिनोजन एक तो रेगुलेट होता है एसिटाइलकोलिन से, जो आपको पता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व से भी आती हैं, और गैस्ट्रिक सिस्टम का जो अपना नर्वस प्लेक्सस होता है इंटरनल नर्वस प्लेक्सस, वहाँ से भी एसिटाइलकोलिन आ जाएगा। एक तो जब भी यहाँ से स्टिमुलस आएगा तो आपके पास रिलीज हो जाता है ये पेप्सिनोजन। सही हो गई बात। और दूसरा पेप्सिनोजन इस एसिड इन द स्टमक यानी इस एचसीएल से भी स्टिमुलेट हो रहा है। ऑल्दो एचसीएल डायरेक्टली स्टिमुलेट नहीं करता पेप्सिनोजन को, लेकिन एचसीएल क्या करता है, इस नर्व प्लेक्सस से कहता है कि भाई तुम एसिटाइलकोलिन पहले तो रिलीज कर रहे थे ना, मेरे कहने पर थोड़ा एक्स्ट्रा रिलीज कर दो, हम चाहते हैं पेप्सिनोजन थोड़ी एक्स्ट्रा रिलीज हो जाए। सही होगी बात। वैसे तो एसिटाइलकोलिन जब भी आपके पास फूड एंटर होगा गट के अंदर तो वो नर्वस सिस्टम पे सेंसेशन इरिटेशन वगैरह करवाएगा और थोड़ी बहुत एसिटाइलकोलिन रिलीज होगी, थोड़ा बहुत पेप्सिनोजन रिलीज होगा ही होगा। लेकिन अब अगर एक इंसान ने हाई प्रोटीन डाइट खाई है तो हाई प्रोटीन डाइट में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखे हो क्या रहे हैं? बेसिकली हम चाहते हैं ज़्यादा एचसीएल हो और ज़्यादा पेप्सिनोजन हो, यही हमारा मकसद है ना, ताकि ज़्यादा पेप्सिनोजन होगी वो ज़्यादा आपको पता है वो डाइजेशन करवाएगी, और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए एचसीएल चाहिए, और एक अच्छी पीएच बनाने के लिए प्रोटीन डाइजेशन के लिए एचसीएल चाहिए। तो हम चाहते हैं ज़्यादा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा एचसीएल हो, ज़्यादा पेप्सिनोजन हो। अब हमने किया क्या, ज़्यादा प्रोटीन आएगी वो करेगी गैस्ट्रिन की रिलीज को इंक्रीज कर देगी।
गैस्ट्रिन का रिलीज इंक्रीज होगा तो गैस्ट्रिन एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स हिस्टामिन रिलीज करेंगे। हिस्टामिन पैराइटल सेल्स से कहेंगे HCl ज्यादा बनाओ, तो पहला काम तो हो गया, HCl ज्यादा बन गया। फिर ये HCl नर्वस सिस्टम से कहता है कि भाई आप प्लीज एसिटाइलकोलिन ज्यादा बना दें ताकि पेप्सिडोलिन ज्यादा बन जाए। तो नर्वस सिस्टम HCl के कहने पे एसिटाइलकोलिन ज्यादा बना देता है। एसिटाइलकोलिन ज्यादा बन जाएगा तो पेप्सिन ज्यादा रिलीज हो जाएगी, सॉरी पेप्सिनोजिन ज्यादा रिलीज हो जाएगी। बहुत सारी बातें फिर आगे पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि प्रोटीन्स की वजह से किस तरह से हमारे HCl की सिक्रीशन और पेप्सिनोजिन की सिक्रीशन इंक्रीज करती है। डन हो के बाद फिर देखते हैं हम फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तीन तरह के तीन फेज होते हैं हमारे पास। इसमें सेफेलिक फेज होता है, गैस्ट्रिक फेज होता है और हमारे पास इंटेस्टिनल फेज होता है। सबसे बड़ा सेफेलिक फेज। सेफेलिक फेज तो है अभी खाना पेट तक पहुंचा ही नहीं है, पहले गैस्ट्रिन रिलीज होना शुरू हो गया। क्यों रिलीज होना शुरू हो गया? हम खाने के बारे में सोच ही नहीं जा रहे थे, या तो आप मुंह चुबा रहे हैं तो वो टेस्ट जाने की वजह से फर्क पड़ गया, या आप उसकी स्मेल सूंघी आपने, आप सोच रहे हैं उसको, बस कोई भी साइट हो, स्मेल हो, थॉट हो, टेस्ट ऑफ फूड हो, इस तरह की चीजों की वजह से ब्रेन से मैसेज जा रहा है कि भाई गैस्ट्रिन रिलीज कर दो। हालांकि अभी फूड का कोई स्टिमुलस नहीं आया स्टमक के पास, लेकिन ब्रेन से स्टिमुलस आ रहा है कि गैस्ट्रिन रिलीज करो, खाना आने वाला है। ठीक होगी बात? तो ये ब्रेन के सिग्नल्स की वजह से 30% ऑफ द गैस्ट्रिन इसी तरह रिलीज हो जाता है। पहला फेज ये था। दूसरा जो गैस्ट्रिक फेज में देखते हैं कि जब स्टमक के अंदर फूड आ जाता है उसकी वजह से सिक्रीशन होती हैं। स्टमक के अंदर फूड आने से क्या क्या होता है? एक तो वेगो वेगो रिफ्लेक्स होता है, यानी वेगस नर्व को थ्रू मैसेज आएगा भी फूड आ गया, और फिर वेगस नर्व से वापस स्टमक के पास आएगा कि ठीक है तुम सिक्रीशन कर दो। इसी तरह लोकल एंटारी नर्वस सिस्टम, जिसका अपना एंटारी नर्वस सिस्टम है, उसको भी स्टिमुलस रिसीव होंगे जिसकी वजह से सिक्रीशन को इंक्रीज किया जाएगा। और तीसरा गैस्ट्रिन मैकेनिज्म, आपको पता है प्रोटीन वगैरह की वजह से गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है और ये गैस्ट्रिन हार्मोन फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, बात खास तौर पे एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स हिस्टामिन रिलीज करेंगे जो कि HCl को स्टिमुलेट करता है। तो ये मुख्तलिफ चीजें हमने देख ली। गैस्ट्रिक फेज 60% ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो आखिरी फेज है वो है हमारे पास इंटेस्टिनल फेज। फेज में बेसिकली ये होता है कि जिस वक्त फूड स्टमक से आगे इंटेस्टाइन में चला गया है तो ड्यूडेनम में भी थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक जूस जाकर स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करेगा, उसको इंक्रीज करेगा। ठीक, ये वाला यानी इंटेस्टिनल फेज, यानी फूड के इंटेस्टाइन में जाने की वजह से जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन होती हैं वो टोटल की ऑलमोस्ट 10% गैस्ट्रिक सिक्रीशन इस तरह से हो रही हैं। 30% गैस्ट्रिक सिक्रीशन सेफेलिक फेज यानी स्टमक को फूड आने से पहले पहले, 60% गैस्ट्रिक फेज से और 10% हमारे पास इंटेस्टिनल फेज से हो रही होती हैं। लो जी, फिर देखते हैं इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन बाय अदर इंटेस्टिनल फैक्टर्स। गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को इंटेस्टिनल फैक्टर्स इनहिबिट कर रहे हैं। बेसिकली बात क्या है, हमने पहले भी इस तरह का रिफ्लेक्स पढ़ा था कि जब ड्यूडेनम के अंदर फूड आता है तो वो स्टमक से कहता है भाई रुक जाओ, मेरे पास पहले बहुत फूड है, तुम अभी अपनी मोटिलिटी को स्लो कर दो, तुम अपनी सिक्रीशन को स्लो कर दो, अभी अपनी एम्प्टिंग को स्लो कर दो। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी डिस्टेंशन स्टमक की ज्यादातर चीजों को इनहिबिट कर रही होती है। यहाँ पे तो हमने बिल्कुल एक छोटा सा चीज पढ़ी है कि थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो है जो कि कभी कभी हल्का बहुत थोड़ा बहुत स्टिमुलेट भी कर देता है, लेकिन आम तौर पे इनहिबिशन ही हो रही होगी। यहाँ पे होती है रिवर्स एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स। ठीक है, ये रिफ्लेक्स यही करता है कि जब आपकी डिस्टेंशन ऑफ स्मॉल मूवमेंट हो जाए, या आपके अपर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कोई एसिड वगैरह आ रहे हैं, कोई प्रोटीन्स वगैरह आ रही हैं, या उसकी इरिटेशन ऑफ म्यूकोजा हो रही है, उसको कोई भी इस तरह का स्टिमुलस मिलेगा तो वो पीछे स्टमक की सिक्रीशंस को रोकेगा, स्टमक की मोटिलिटी को भी रोकेगा, स्टमक से कहेगा भाई 2 सेकंड रुक जाओ। डन होगी बात। उसके अलावा आपको पता है जब फूड इंटेस्टाइन के अंदर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो वो एक हार्मोन रिलीज करता है सिक्रीटिन। ये सिक्रीटिन हार्मोन एक तरफ तो गॉल ब्लैडर से बाइल की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है ताकि एब्जॉर्प्शन की जाए, और दूसरी तरफ स्टमक पे अगर इसका इफेक्ट देखें तो स्टमक की मोटिलिटी को भी थोड़ा बहुत डिक्रीज कर रहा होगा। इस तरफ सिक्रीटिन नहीं बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होने वाले और भी कई हार्मोन्स हैं, जिस तरह गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हो गया, वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड हो गया, सोमैटोस्टेटिन हो गया। ये सारे हार्मोन्स स्टमक को इनहिबिट कर रहे होते हैं। डन। फिर देखते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशंस ड्यूरिंग द इंटर डाइजेस्टिव पीरियड। जिस वक्त हम खाना नहीं खा रहे उस वक्त भी कुछ ना कुछ गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हो रही होती हैं, लेकिन उस वक्त जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो रही है ना उनमें म्यूकस ज्यादा होता है, चलो थोड़ा बहुत पेप्सिन वगैरह भी होगा, लेकिन HCl ज्यादा नहीं होता। ठीक है, जिस वक्त खाना नहीं खा रहे उस वक्त हम HCl बिल्कुल रिलीज नहीं करते। आपको पता है HCl बड़ी डैमेजिंग किस्म की चीज है, अगर वैसे ही रिलीज कर दिया तो वो स्टमक की वॉल को खराब करना शुरू कर देगा। HCl रिलीज नहीं होता, बस म्यूकस वगैरह रिलीज होता रहता है। अलबत्ता जब इंसान स्ट्रेस में होता है, इमोशनल स्टिमुलाई की वजह से उसके बॉडी में ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ जाती है। कई दफा हो सकता है फिर HCl की सिक्रीशन भी बढ़ जाए और ये बॉडी के ये स्टमक की वॉल को डैमेज कर सकता है। ये स्टमक की वॉल के अंदर पेप्टिक अल्सर्स कॉज कर सकता है।
ठीक है। अब इमोशनल स्ट्रेस की वजह से क्यों, आपको याद होगा जब हमने यहाँ पढ़ा सिफेलिक फेज, तो यहाँ भी हमने कहा था कि हायर ब्रेन सेंटर्स से मैसेजेस आते हैं कि भाई गैस्ट्रिक खाना आने वाला है, रिलीज कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे खाना तो नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी ब्रेन सेंटर्स से मैसेज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? स्ट्रेस की वजह से आ रहे हैं, जिस भी वजह से आ रहे हैं, बार बार मैसेजेस आ गए हैं कि भाई आप उसको गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कर दो और एचसीएल भी सिक्रीट कर दो, तो ये बॉडी के लिए नुकसान दे सकते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, फिर आता है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ गैस्ट्रिन एंड अदर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन्स। यहाँ पे उन्होंने कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स बात नहीं की हुई। गैस्ट्रिन कोलेस्ट्रोल सिक्रीशन के बारे में बताया हुआ है कि ये हमारे पास लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, उनका थोड़ा बहुत साइज बताया हुआ है। यहाँ पर एक बात उन्होंने बताई हुई है, कोलेस्ट्रोकालिन और गैस्ट्रिन, इन दोनों के आखिरी 5 अमीनो एसिड जो है ना वो सेम है। ठीक है, गैस्ट्रिन के जो टर्मिनल 4 अमीनो एसिड्स हैं, आखिरी 4 अमीनो एसिड्स हैं, वो उसकी फंक्शनिंग में अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। एक तो बात आपने ये देख ली। सिक्रीटिन में जो आखिरी 8 अमीनो एसिड्स हैं वो उसकी फंक्शनिंग के लिए अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिन में आखिरी 4 अमीनो एसिड्स फंक्शनिंग में रोल प्ले कर रहे हैं, सिक्रीटिन में आखिरी 8 अमीनो एसिड फंक्शनिंग में रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसी तरह गैस्ट्रिन के बारे में बता रहे हैं, आखिरी 4 अमीनो एसिड है ना फंक्शनिंग में, तो हमने अगर सिंथेसाइज करना हो, यानी हमने कोई आर्टिफिशियली गैस्ट्रिन वाला काम करवाना हो, तो हम एक प्रोटीन बनाते हैं जिसमें वही वाले टर्मिनल 4 अमीनो एसिड्स होते हैं और एक उसमें हम एलानीन लगा देते हैं। तो ये 5 अमीनो एसिड्स का हम एक कंपाउंड बनाते हैं जिसमें टर्मिनल 4 अमीनो एसिड्स गैस्ट्रिन वाले हैं। ये कंपाउंड भी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिन वाले काम ही कर लेता है। तो ये हमारे पास एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है जो कि गैस्ट्रिन का काम करने के लिए रोल प्ले करती है। इसको हम नाम देते हैं पेंटागैस्ट्रिन। 5 अमीनो एसिड इसलिए पेंटा और गैस्ट्रिन वाला काम हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं पेंटागैस्ट्रिन। ये थी हमारी पार्ट 2 की वीडियो। इन चलन पार्ट 3 की वीडियो में हम पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को डिस्कस करेंगे।